स्वतंत्र देव जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, और मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप ही के सहयोगी हैं राजभर जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो काम पहले 500 रुपये में होता था आज 5000 रुपये में होता है, यह है आज का भ्रष्टाचार, यह है योगी सरकार की देन। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? एक बार आपके माध्यम से हम लोग भी विभाग चला रहे हैं जी, परिवहन विभाग चला रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपके आरटीओ परिचित होंगे, उत्तर प्रदेश में बाबू परिचित होंगे, उत्तर प्रदेश में सिपाही परिचित होंगे जो आरटीओ के, उत्तर प्रदेश में परिवहन के आरएम होंगे। आप किसी से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में अपना वह 5000, 1000 से 1 लाख में भी ट्रांसफ़र करवाया हो। पहले इसी परिवहन में एक एक जिला 50-50 लाख 1-1 करोड़ के बिकते थे, चंदौली से लेकर गादिया। आप एक बार पूछ लेना, मैं कैसे कह दूं कि पैसा लगता है। तो राजभर जी कैसे कह रहे हैं? आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं, मैं नाराज हैं या इसलिए कह रहे हैं या दरअसल दिख रहा है लेकिन आपके सामने बोल नहीं पाते? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पिछला भी जो क्वेश्चन आप पूछे थे जी, मनसा क्लियर रहता है बीजेपी का। आज से नहीं, पहले से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आज भी भाई नरेंद्र मोदी हैं। जो लोग मुसलमानों की बार बार चर्चा करते हैं, आप कल्पना करो कि मोदी जी का क्या कल्पना है। वह चाहते हैं कि किसी गांव में चर्सी न पैदा हो, वह चाहते हैं श्रीनगर के अंदर भी कोई चर्सी पैदा ना हो, कोई आतंकवाद के समर्थन में न खड़ा हो। और आज कश्मीर, जिस प्रकार मोदी जी ने 1000 करोड़ दिया, बाकी सब किया, यदि कश्मीर के नौजवान आतंकवादियों को पक्ष न ले और पर्यटक की संख्या बढ़ जाए उदाहरण के रूप में, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि श्रीनगर, पहलगांव, माता वैष्णो, अमरनाथ कोई बिजनेस ये न करें, फिर भी 20-20 लाख के कालीन पर लेट सकते हैं और महल बना सकते हैं, केवल यात्रियों के पैसा से। मैं गारंटी से कहता हूं, केवल आतंक का समर्थन और मिलिटेंट और एक भी गुंडागर्दी न करें। और किसी गांव में सर चर्सी एक पैदा हो जाए और एक गुंडा पैदा हो जाए, वो गांव बर्बाद हो जाए। मोदी जी का यही सपना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी, हाथ में कलम पकड़े, वो बिल्कुल और वह चाहते हैं कि वह परिश्रम की पराकाष्ठा करे कि मेरा देश दुनिया में नंबर 1 हो। हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए कृतज्ञ हैं, हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार भ्रष्टाचार पर 100% गारंटी हम देते हैं। ना हम लोग खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। इसी का बिलबिला रहे हैं लोग, आप नहीं समझे। तो ये जो बिलबिलाहट है, ओम प्रकाश विरोधी हो, नहीं, ओम प्रकाश जी का बात दूसरी। ओम प्रकाश जी हमारे पार्टी के नेता हैं, पार्टी के मतलब हमसे मिली जुली हैं हमारे। मैं कह सकता हूं, हो सकता है कोई बात रहा हो, पेपर तोड़ मड़ोड़ कर लिख दिया हो, क्या मामला है हम नहीं बता सकता हूं, आप कहें तो मैं, लेकिन आज भी वो बीजेपी के साथ है और हम लोगों के साथ हैं। और ऐसे आप तो बताने कोई जरूरत नहीं कि सपा बसपा का राज कैसा था। रेट तय थे, फिक्स थे, मर्डर के रेट तय थे, और एक गुंडागर्दी के एक बीएड की मान्यता, बीएड पीटीसी की मान्यता, थाने की मान्यता, मोरम खदान की मतलब सभी रेट तय थे। आज उनका महल देखिए आप, जो बसपा और सपा में रहे हैं। यहाँ बीजेपी वाले अब साल भर हो गया है, जाकर लोगों का देख लीजिए, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कोठी देख लीजिए, और उनके कार्यकर्ता नेताओं का कोठी देख लीजिए आप, मतलब एक बार जाकर। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है हमारे उनके में। हमारा एक सोच है, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उठा लीजिए, देश के गौरव अटल बिहारी, और भाई देश के गौरव अटल बिहारी और भाई नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई तुलना है? एक तराजू में इनको बैठा दीजिए, एक तराजू में पूरा बैठा दीजिए, पूरे देश के नेताओं को बैठा दीजिए, कोई तुलना कर ले। राष्ट्र के लिए समर्पण, गरीब के लिए समर्पण, गरीबों के कल्याण के लिए, और भारत, पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो, इसी के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। मैं भ्रष्टाचार में 100% हम लोग विश्वास नहीं करते। संगठन से आप काफ़ी जुड़े रहे हैं और संगठनात्मक बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, इसलिए मैं उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल बहुत स्पष्टता से आपसे समझना चाहता हूं। चाहे आप योगी जी के बयान को ले लें या फिर केशव जी की बातों को लें जो अभी हमने सुनी हुई हैं, हुआ क्या, गलती कहाँ थी? सिर्फ ये कहना कि हमारा मतदाता नहीं पहुंचा, ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि जिस अमित शाह को हम लोग जानते हैं और जिस पार्टी को हम आज परिचायक के तौर पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी इलेक्शन मशीन है। ये मशीन आपकी देन है आज के भारतीय चुनाव को। आपका वोटर बूथ पर न पहुंचे, ये तो हो नहीं सकता। दिक्कत कहीं और है, क्या आप बता सकेंगे? देखिए, देश के लिए चुनाव नहीं था, न राज्य के गठन के लिए चुनाव था।
दो नेताओं के सीट खाली करने से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के सीट खाली करने से ये चुनाव उपचुनाव हुआ। मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी, योगी जी, आप स्वयं सर्वे कर लीजिए, लोकप्रियता के मामले में ये लोगों के पीछे कहीं नहीं है और लोकप्रियता में इनकी आगे है। जनता इनको स्वीकार करती है, गांव के गरीब के लिए, कल्याण के लिए इनकी योजना है। लेकिन मैं ही कह सकता हूं कि भाग्य नहीं था, क्योंकि हम लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। भाग्य नहीं था, किसी कारण बस हम हार गए। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, न कार्यकर्ता कमज़ोर है। एक बार हम सिंहावलोकन करते हैं और 19 में मैं दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और गरीबों का हम लोग कल्याण करेंगे। राजा साहब, हज हाउस को भी भगवा रंग में रंग दिया गया और अखिलेश यादव जी ने इस पर तो पूरी गाथा ही कह दी 18 तारीख को। भाई क्या क्या भगवा करना चाहते हैं आप? अजय जी, अच्छा सवाल आपने किया। मैं मतलब पेड़ भी हरे रहें कि भगवा हो जाए? अच्छा सवाल आपने अच्छा किया, और मेरी अपनी जाती इच्छा यह है कि सब भगवा हो जाए तो अपने आप सब विकास में आ जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। ये मेरी जाती राय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अध्ययन करता हूं जी। मैं ऐसे ही बैठकर टीवी चैनल पर एक नेता तो हूं, लेकिन उसके साथ साथ अध्ययन करके बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि आप सवाल करेंगे, जनता भी सवाल कर सकती है। अब मेरा कहना यह है कि अगर आज जिस तरह से जी आप विपक्षियों को देखिए, मैं पहले भगवे पर बात कर लूं तब फिर विपक्षियों पर आऊंगा, क्योंकि वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा नेता हूं, अपनी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। भगवे की बात अगर करते हैं तो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ था भाजपा की सरकार से पहले। तो हम तो साधुवाद करेंगे प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कम से कम भगवे में एक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री को चुन लिया, और हम मोदी जी का भी साधुवाद करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी करेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश को प्रकाश में लाने के लिए, ऊर्जा का संचार करने के लिए भगवे में हमको मुख्यमंत्री दे दिया, कि जिससे कि अंधकार से हम उजाले की तरफ बढ़ गए हैं। और ये हमने नहीं किया, ये कम से कम अगर आप देखें उठाकर, तो जब हम सुबह उठते हैं, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के भाई हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, जब हम सुबह उठते हैं और बाहर पूजा करके निकलते हैं तो एक लालिमा होती है, और पूरा आसमान, दुनिया को पूरी, ईश्वर, अल्लाह, जिसको हम सारे नाम से पुकार सकते हैं, जो नाम है उसके, आप देखें पूरी दुनिया को वो भगवे से उठाता है, भगवे से प्रकाश में लाता है, फिर उसके बाद ऊर्जा का संचार करता है, तब हमारी जीवन शुरू होती है, तब हमारी जिंदगी शुरू होती है, तब हम अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए ये बात के लिए उंगली उठाना, तो सबसे पहले आपको अपनी शिकायत ईश्वर से दर्ज कराइए, अल्लाह से दर्ज कराइए, हमारी पार्टी से मत दर्ज कराइए। आपने तो पूरा दर्शन ही दे डाला। तो इसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, जो हरा रंग हमारे झंडे का है उसको भी हटाकर भगवा कर दें? देखिए, भगवे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, एक थीम कलर है, हर पार्टियों ने अपने अपने कलर कराए, तो तब कोई ऐतराज नहीं हुआ। और अगर आज हम लोग नहीं करते, सरकार का कोई काम नहीं है इसमें कलर करने का, लेकिन अगर कोई वहां व्यवस्था, आप अधिकारी बर्खास्त करते हैं कि भाई गलती हो गई। अधिकारी बर्खास्त क्यों हुआ आप सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। अधिकारी ने वहां पेंट नहीं किया था, लेकिन अगर 24 घंटे में वो रंग बदला गया था, हमें गुस्सा इस बात का था, नाराजगी इस बात की थी कि हमें जनता को जवाबदेही देनी है कि 24 घंटे में कौन सा ऑर्डर पास हुआ, कैसे आपने किससे टेंडर ले लिया, और 24 घंटे के अंदर कैसे आपने वहां पर दूसरा कलर कर दिया। बात यह है कि दुरुपयोग पैसे का नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने वो कार्रवाई की थी। अच्छा, अब ये बताइए, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, स्कूल बसें भगवा रंग की, मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर सब कुछ भगवा अरेंजमेंट हो जाता है। कई बार ये आरोप लगते हैं कि जिस तरह से तमाम अरेंजमेंट किए जाते हैं वो भी इस तरह से होता है कि सब कुछ एक कलर में दिखाई दे। ये एका करने की क्यों प्रवृत्ति है? और ख़ास करके जो तमाम विरोधी दल हैं वो ये कहते हैं कि संघ परिवार की ये परिनीति है, परिभाषा है कि सबको एक बना दो। ऐसा देखिए, ये उनके दिमाग की उपज हो सकती है। हमारी थीम ये है कि हम सबको डेवलपमेंट के पथ पर ले चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। कोई 1 घंटा तो घर छोड़ नहीं सकता, जिसने पूरे जीवन समाज के लिए समर्पित करने का काम किया, और वो गर्व से भगवाधारी हैं। कहीं इसमें कोई लुकी छिपी बात नहीं है। और भगवा भारत की पहचान है। गत सरकारों का हाल आप देखेंगे
तो रोड डिवाइडर भी नीले हो गए थे और हरे हो गए थे। और ये तो डेवलपमेंट की निशानी है, जहाँ भगवा होगा वहाँ समृद्धि होगी, सब कुछ अच्छा होगा। एक और बड़ा मुद्दा जो मैं आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर से कहा आपकी सरकार ने पिछले 1 साल में 12 महीने में 1 यूनिट अतिरिक्त बिजली नहीं जोड़ी। जाहिर सी बात है आप अभी बात करेंगे 75 मेगावाट की, उसका कहना है उनका कि भाई ये तो हमने काम किया था, उन्होंने तो सिर्फ इनॉग्रेशन किया है। आप इनॉग्रेशन की सरकार हैं और उसके बाद आप कहते हैं ये हमने किया है। एक्सप्रेस वो बनाते हैं, आप कहते हैं हमने किया है। तो ये क्या है, आप दोनों पार्टियों के बीच में क्या चल रहा है? मैं आपको अजय जी स्पष्ट कर दूं, सरकार एक प्रक्रिया है और बदलती रहती। लोकतंत्र में ये संविधान ने तय किया है, पहले रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा राजा बन जाता था और एक परंपरा थी कि उनके बेटे ऐसे ऐसे करके बेटे बन जाएंगे। लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है उसे ताकत देती है, वो निर्णय लेकर के जनता के हित के काम करता है। अखिलेश जी को याद होगा जो आगरा से लेकर के नोएडा की एक्सप्रेस वे बनी, इसका उद्घाटन किसने किया था? पूछिएगा जरा, किसने उद्घाटन किया था? उन्होंने खुद किया था। सत्ता और बनाया किसने था? उन्होंने खुद। अरे कैसी बात करते हैं आप तो वहीं रहते हैं नोएडा में। सबसे पूछिए किसने बनाया था? उसको बनाया था पिछली बसपा सरकार ने। जो ये जमीन है, जायदाद है जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता की है। और अगर हम किसी की जमीन चिन्हित कर दें तो ये हमारा हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें ये तय नहीं हो सकता कि उनका ये कहना है कि हमारा उनसे ये पूछिए, आप सिर्फ क्रेडिट लेने वाली पार्टी है। क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। अगर उनके रिजिम में जमीन मिली थी तो क्या उत्पादन शुरू हुआ था? क्या एक भी पैनल लगा था? क्या एक भी वहाँ सड़क बनी थी? पता है आपको, फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत वहाँ पर जमीन कुछ आती थी और उसकी जैसे ही सरकार बनी जी, तब तक वहाँ पर कोई भी ना सोलर पैनल लगा था, ना ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, ना ही कोई सड़क बनी थी। फॉरेस्ट विभाग से एनजीटी के माध्यम से किस ढंग से हम परमिशन लेकर आए सरकार बनने के बाद। मैं स्वयं विजयपुर गया था, मुझे पता नहीं था फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएंगे, मुझे इस बात का भान 6 महीना पहले नहीं था। आप वहाँ के जिलाधिकारी महोदय से पूछिए कि सरकार बनने के बाद मैंने विजयपुर का स्वयं दौरा किया था, मैं गांव गया था, हमने पूरे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, जिलाधिकारी महोदय की ड्यूटी लगाई, अपने मुख्य सचिव महोदय से कहा कि इसकी फॉरेस्ट विभाग की एनओसी मंगा करके सड़क निर्माण तत्काल शुरू होना चाहिए। जब तक सड़क निर्माण नहीं हो जाता तब तक एक भी इक्विपमेंट वहाँ पहुँच नहीं सकता था। क्यों? कारण था ट्रक बड़े बड़े थे, ज़्यादातर सामान बंगलोर से आना था या विदेश से आना था जी। तो उनको सामान पहुँचाने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि पहाड़ी पे वो प्लांट स्थित है, पहाड़ पर जाने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं थे। तो फॉरेस्ट विभाग की अनुमति लेकर के हमें कच्चा रास्ता बनाने के लिए हमें समय लगा और प्लांट लगाने में हमें कोई समय नहीं लगा। प्लांट लगाने में होता क्या, सोलर पैनल में हम इंगल जमीन में सीमेंट के माध्यम से लगाते हैं, बोल्ट पे कस देते हैं, तार डाल करके हम ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं, बिजली का ग्रिड से जोड़ देते हैं, उत्पादन शुरू हो जाता है। इसमें हमें बिल्कुल समय नहीं लगता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा विभाग में रुचि ली। 75 मेगावाट का प्लांट शुरू हुआ। और अखिलेश जी से एक सवाल और करिएगा, जब वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उनके अधीन था, उनका लक्ष्य 5 साल में विद्युत बनाने का कितना था जानते हैं आप? जानते हैं आप? नहीं, इसकी जानकारी 500 मेगावाट विद्युत बनाने का लक्ष्य था। 220 मेगावाट का टेंडर किया था। 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन के उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे। और हमारी सरकार आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब बदली जी, तो उन्होंने 2017 दिसंबर में नई सोलर एनर्जी पॉलिसी पास की और हमने लक्ष्य 10,700 मेगावाट उत्पादन का रखा जी। और उसके लिए हम आज लगभग 300 से अधिक मेगावाट विद्युत उत्पादित कर रहे हैं। 500 अगले महीने कर लेंगे। 500 मेगावाट उत्तर प्रदेश करेगा सोलर एनर्जी के माध्यम से। 300 उत्पादित कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं बिजली। और मैं बता दूंगा आपको, 750 मेगावाट विद्युत सोलर एनर्जी हम केवल ₹2.55 प्रति यूनिट के हिसाब से राजस्थान से परचेज कर रहे हैं। अभी हमने पिछले 15 दिन पहले हमने उनसे कैबिनेट के माध्यम से एग्रीमेंट किया। सोचिए, बिजली जो अखिलेश सरकार 10 रुपये प्रति यूनिट खरीद रही थी, 7 रुपये प्रति यूनिट खरीद रही थी, हमने सोलर एनर्जी ₹2.55 प्रति यूनिट 15 साल के लिए एग्रीमेंट राजस्थान सरकार से किया है। उत्तर प्रदेश सरकार खरीदेगी 15 साल तक। और मैं बता दूं आपको, हमने 1000 मेगावाट का टेंडर हम इस माह करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में 67,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए।
सबसे बड़ा हमारे पास एक लक्ष्य आया, हमें लक्ष्य मिला, हमें देश के उद्योगपतियों ने लक्ष्य दिया है कि 67,000 करोड़ रुपए का निवेश हम उत्तर प्रदेश राज्य में करेंगे। और हमने उन उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि आपकी उत्पादन की हुई बिजली को हम खरीदेंगे। ऐसे नहीं कोई आता उद्योगपति, हमने उनके लिए सहूलियतें दी। नई ऊर्जा पॉलिसी में हमने क्या उनके लिए सहूलियतें दी कि अगर आप 5 मेगावाट का प्लांट लगाओगे, आप 10 मेगावाट का प्लांट लगाओगे, आप 25 मेगावाट से 50 मेगावाट, 50 से 100 लगाओगे, तो सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन की समस्या होती है। हम ट्रांसमिशन लाइन अपने खर्चे पर बनाकर उनको देने जा रहे हैं। 50% व्यय हम देने जा रहे हैं। अगर 5 किलोवाट बनाओगे तो हम आपको इतनी देंगे। 5 से 10 हमने लक्ष्य रखा। आपने ऑफसेट काफी अच्छी पॉलिसी बताऊं आपको जी। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग में असीम संभावनाएं हैं। हमने बुंदेलखंड और पूर्वांचल को प्राथमिकता दी। बुंदेलखंड में अगर कोई सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगाएगा और मैं उस बिजली को वहीं पर अपने उद्योगपतियों को बेचेंगे और जो हम निम्न दर पर देंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने अगर विद्युत उत्पादन करके सोलर एनर्जी के माध्यम से, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश जी पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं, कोई ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं तमाम तथ्यों का लबोलबाब ये निकला कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि जो आंकड़े हैं, जैसे आप आंकड़े लेके बैठे हैं, आप आंकड़े लेके बैठिए, उनसे पूछिए कि आपने विगत 5 साल में जो सरकार आपके हाथ में थी, वैकल्पिक ऊर्जा का लक्ष्य क्या था, आपने उत्पादित कितने की, और हमारी सरकार कितना लक्ष्य रखी है, कितना उत्पादित कर रही है। और 2022 तक हम 10,700 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखे हैं। मुझे खुशी होगी आपको बताने में 2022 में कि 10,700 मेगावाट से अधिक बिजली हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उत्पादित कर रहे हैं। अब चूंकि रजा साहब हैं इसलिए कई सवाल मैं आपसे जुड़ा ज़्यादा पूछ रहा हूँ, माफ़ चाहता हूँ इसके लिए। मदरसों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई, आपने मदरसों का जिक्र भी किया और अभी देवबंद से एक फतवे के तौर पर चीज़ सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मदरसे जितना कम हो उतना सरकारी मदद लें क्योंकि इंटरफेरेंस रोका जाए, ज़्यादा इंटरफेरेंस बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ मदरसों में चाहे 15 जनवरी या 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात करें, जो आप लोगों ने कैमरा रिकॉर्डिंग किया था, उसको लेकर भी विरोध के स्वर बुलंद हुए थे। क्यों इस तरह से बातें निकलती हैं? क्या ये सरकार को लेकर पूर्वाग्रह है या दरअसल आपको कुछ जानकारी है वो आप बताना नहीं चाहते हैं जो मदरसों में हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, पारदर्शिता में बिलीव करती सरकार है। तो जहां पारदर्शिता होगी वहां पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें परेशानी क्या है? आपने एक प्रश्न किया कि मदरसों में कैमरे लगेंगे जी, या एक आया था कि हमने देखा था कि वीडियोग्राफी होगी। वो उस पर्व पर होगी जहां पर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। हम तो सारे कॉलेजेस में नहीं जाएंगे ना, तो डीएमओज हमें जब रिपोर्ट भेजेंगे तो हम उन्हें प्रोत्साहन कैसे दे सकेंगे, हम चिन्हित कैसे करेंगे? हम तो पारदर्शी हैं, हमारी सरकार पारदर्शी है। तो जब हम देखेंगे कौन कौन से स्कूल में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन और अच्छे आयोजन किए हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो हमारी मंशा साफ है। मंशा उनकी प्रॉब्लम में है जो ये कह रहे हैं कि अनुदान न लीजिए। आपके पास कहां से धन आता है, आप भी हिसाब सरकार को दे दीजिए।